नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम आज से जो एसटीसी का प्रवेश एग्ज़ाम होता है उसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपके बीएसटीसी में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन में से एक शिक्षण अभिरुचि होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, और ये 50 क्वेश्चन, ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। ऐसे करके ये टोटल 150 नंबर का पार्ट है। इसमें 60 टॉपिक हैं टोटल, जिसमें से आज हम शिक्षण अधिगम जो पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें प्रत्येक क्लास को मैं 2 पार्ट या 3 पार्टों में कराऊंगा। जिसमें पहले पार्ट में थ्योरी होगी। थ्योरी के बाद में यदि किसी में जैसे अधिक ज़्यादा बड़ा टॉपिक है उसमें 2 पार्टों में उसकी थ्योरी होगी। फिर उसके बाद में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन और नए क्वेश्चन जो उसके तीसरे पार्ट में होंगे। इस प्रकार से हम इस पूरे पार्ट को पूरा करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम। दोस्तों, अधिगम कहते किसे हैं? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। आपको ये याद रखना है अधिगम का क्या अर्थ होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक गतिशील प्रक्रिया है यानी अधिगम लगातार चलता रहता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य से व्यवहार तथा अनुभव में स्थायी परिवर्तन लाना है। यानी इसका उद्देश्य, अधिगम का उद्देश्य व्यवहार में तथा अनुभव से स्थायी परिवर्तन लाना है। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन कैसे आते हैं, तो स्थायी आते हैं। आपको ये याद रखना है। यदि आपको ये दिया आए कि अधिगम व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, तो यह गलत हो जाएगा। अस्थायी नहीं, अधिगम के कारण स्थायी परिवर्तन आते हैं। चलिए, इसको आप को इन टॉपिकों को डायरेक्ट सीधा याद रखना है। अधिगम की संकल्पना। अधिगम किसी व्यक्ति के विकास या परिवर्तन की स्वाभाविक प्रक्रिया है यानी किसी व्यक्ति के विकास या परिवर्तन में उसके स्वभाव में होने वाली प्रक्रिया अधिगम है, जो उसके व्यवहार की नई रीतियों या प्रतिमानों के रूप में व्यक्त होती है। यानी जब किसी बालक के व्यवहार में अधिगम होता है तो वह उसके व्यवहार में दिखने लगता है, यानी उसमें परिवर्तन आने लगते हैं, और परिवर्तन जो आते हैं उसे ही अधिगम कहा जाता है। यह परिवर्तन अधिगमकर्ता के किसी कौशल, आदत, अभिरुचि, समझ तथा ज्ञान या प्रयोग के रूप में प्रदर्शित होते हैं। यानी उसके बालक के जो अधिगम किया है वो उसके कौशल, उसकी आदतें, उसकी रुचि, समझ और ज्ञान में प्रदर्शित होने लगता है। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यानी आपको यह लाइन बहुत याद रखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, वही अधिगम कहलाते हैं। अधिगम की परिभाषा में यह माना जाता है कि पर्यावरण की स्थितियां हमारे व्यवहार में ऐसे आधारभूत परिवर्तन लाती हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं। अधिगम के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन सकारात्मक और सक्रिय होते हैं। यानी हमारे व्यवहार में जो अधिगम से परिवर्तन आते हैं वह सकारात्मक और सक्रिय होते हैं, नकारात्मक तथा निष्क्रिय नहीं। यानी जो परिवर्तन आएंगे वो सकारात्मक परिवर्तन होंगे अधिगम से। अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता,
दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अधगम को प्रत्यक्ष रूप से सीधा नहीं देखा जा सकता है। जो उसके अधगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, जैसे उसके कौशल में, ज्ञान में, अभिरुचि में, उसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि अधगम हुआ है। अधगम को प्रत्यक्ष रूप से सीधा नहीं देख सकते हैं, किंतु व्यक्ति के व्यवहार से उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम को कर लेता है जिसे वो पहले नहीं कर सकता था, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसने वह सीख लिया है, यानी अधगम हुआ है। मान के चलिए, आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से सिखाता हूँ। आपने पहले साइकिल चलाना नहीं जानते थे, फिर बाद में आपको साइकिल चलाना सिखाया गया और आपने वो सीख लिया, तो इसका मतलब आपका अधगम हुआ है। तो अधगम को ऐसे देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। जैसे आपको पहले किताब पढ़ना नहीं आता था और आपने किताब पढ़ना सीख लिया, तो इसका मतलब अधगम हुआ है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से अधगम को देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। चलिए नेक्स्ट। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधगम ज्ञान, कौशल, अभिरुचि तथा मूल्य में अनुभवों के द्वारा लाया गया स्थायी परिवर्तन है। यह आवश्यक नहीं कि यह परिवर्तन प्रत्यक्ष व्यवहार में प्रकट हो, यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि अधगम प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके। चलिए नेक्स्ट। शिक्षण की संकल्पना। अब यह शिक्षण का संकल्पना है। शिक्षण का उद्देश्य सीखने में बच्चे की सहायता करना, यानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सीखने में बच्चे की सहायता करना। शिक्षण बच्चे को कक्षा में सूचनाएं देने मात्र तक सीमित नहीं होता, यानी शिक्षण बच्चे को मात्र सूचना देने तक सीमित नहीं है। जो कक्षा में हम सूचनाएं देते हैं, शिक्षण मात्र उसे ही शिक्षण नहीं कहते हैं। शिक्षण का बहुत ही व्यापक क्षेत्र होता है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें बच्चे का उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन और सीखने के लिए प्रोत्साहन जैसी प्रक्रियाएं सन्निहित होती हैं। उद्दीपन बच्चे को नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है। उद्दीपन एक प्रकार का पुनर्वलन की तरह कार्य करता है, जो बच्चों को नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता रहता है। शिक्षण कोई अव्यवस्थित क्रिया नहीं है, अपितु यह एक लक्ष्य निर्देशित क्रियाकलाप है। यानी शिक्षण कार्य करने से पहले ही हम लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं कि हमें किस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और शिक्षण एक व्यवस्थित क्रिया है। शिक्षण एक व्यवस्थित क्रिया है जो पूर्व निर्धारित दिशा में अग्रसर होता है। यानी पहले जो हमें लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस दिशा में अग्रसर होता है। शिक्षण प्रक्रिया में पर्याप्त समायोजन और अधगम के लिए बच्चे का अपनी क्षमताओं, कौशलों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान के अधिकतम विकास के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। यानी शिक्षण के द्वारा बच्चे का मार्गदर्शन किया जाता है। शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक शैक्षिक संप्रेषण है। यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है सीधा कि शिक्षण के लिए न्यूनतम यानी कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है। तो आपको आंसर देना है कम से कम 2। यानी एक शिक्षण में एक तो शिक्षक होगा जो आपको पढ़ा रहा है, और एक होगा, कम से कम एक छात्र जरूर होगा। तो कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है शैक्षिक संप्रेषण के लिए। चलिए, जो अपने विचारों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अंतःक्रिया की इस प्रक्रिया से कुछ सीखते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा अन्य संबंध चरों को किसी
पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित रूप से संगठित किया जाता है। व्यवहारवादियों ने बताया कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उद्दीपन के तत्काल बाद बार बार होने वाले सफल अनुक्रियाओं के फलस्वरूप उद्दीपन अनुक्रिया में बंध स्थापित होता है। उनका मानना है कि मानव एक यंत्र समान है। यानी जो व्यवहारवादी हुए थे, सबसे पहले व्यवहारवाद के जनक पाटसन हुए, फिर स्किनर, थॉर्नडाइक वगैरह, ये सब व्यवहारवादी थे। इनका मानना है कि मानव एक यंत्र की तरह है। यानी ये लोग मानव को एक मशीन की तरह मानते थे। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्यवहारवादी मानव को कैसे मानते हैं, तो वह एक यंत्र के समान मानते हैं। चलिए, शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच गत्यात्मक अंतःक्रिया होती है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया में अंतःक्रिया कौन कौन के मध्य होती है, तो शिक्षक और शिक्षार्थी। नेक्स्ट 6वां पॉइंट देखिए, जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण कितने मुखी प्रक्रिया बताइए, तो आपको बताना है द्विमुखी। जॉन एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, और उस द्विमुख में किसको शामिल किया है, एक है शिक्षक, एक है शिक्षार्थी। यानी एक तो शिक्षक हो जाएगा और एक हो जाएगा शिक्षार्थी, यानी कि छात्र। ये जॉन एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मत के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। भारतीय मत ने भी शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक और अंतःपुरवासी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय मत के अनुसार जो द्विमुखी प्रक्रिया भारतीयों ने बताई है, उसके अनुसार शिक्षार्थी को क्या कहा गया है, तो शिक्षार्थी को कहते थे अंतःपुरवासी। ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 7वां टॉपिक, 7वां बिंदु है इसमें, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया है। तो द्विमुखी पूछे तो जॉन एडम्स ने बताया है, और त्रिमुखी पूछा जाए तो त्रिमुखी बताया है B.S. ब्लूम ने और जॉन डीवी ने। इन दोनों ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। सबसे पहले देखेंगे आप B.S. ब्लूम। तो देखिए यह है B.S. ब्लूम ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। सबसे पहले बताया है उन्होंने शिक्षक, फिर बताया है छात्र यानी शिक्षार्थी, और एक बताया है B.S. ब्लूम ने समाज। यानी B.S. ब्लूम ने अपने शैक्षिक त्रिकोण में जो त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है, उसमें शिक्षक शिक्षार्थी के अलावा समाज को बताया है। ये तो B.S. ब्लूम का है, ब्लूम। चलिए, और नेक्स्ट ये है जॉन डीवी का। जॉन डीवी ने भी शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। उसमें पहला उन्होंने बताया है शिक्षक को, दूसरा बताया है छात्र यानी शिक्षार्थी, और तीसरा बताया है जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम। B.S. ब्लूम ने तो पाठ्यक्रम के स्थान पर समाज लिया था, और जॉन डीवी ने बताया है पाठ्यक्रम। यह है जॉन डीवी का। इस प्रकार आपको इन दोनों को याद रखना है। इन दोनों ने ही शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आपको ये याद रखना है। देखिए, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है B.S. ब्लूम ने शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज, और जॉन डीवी ने शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। डीवी ने पाठ्यक्रम शामिल किया था, ब्लूम ने समाज को शामिल किया था।
चलिए नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट हैं, जो जो फैक्ट मैंने आपको लिख के दिए हैं यह पूरा इस टॉपिक का सार है, मैंने इस सार को इसमें लिखा है। चलिए नेक्स्ट, इसमें हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा। शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर शिक्षक होता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा शिक्षक। यानी शिक्षक इस प्रक्रिया में बिल्कुल स्वतंत्र होता है और शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है शिक्षार्थी यानी छात्र। जो शिक्षक उसको छात्र को बताएगा वही उसे ही सीखेगा। इसलिए शिक्षक तो हो गया स्वतंत्र और शिक्षार्थी हो जाएगा आश्रित। यानी किस पर आश्रित है शिक्षार्थी? शिक्षक पर। तो देखिए नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर शिक्षार्थी हो जाएगा यानी छात्र। और शिक्षण प्रक्रिया में मध्यस्थ चर यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के, ये हो गया शिक्षक, ये हो गया शिक्षार्थी, यानी कि मध्यस्थता का काम कौन करेगा? तो ये हो जाएगा पाठ्यक्रम। तो शिक्षण प्रक्रिया में मध्यस्थ चर पूछे तो वो हो जाएगा पाठ्यक्रम। चलिए नेक्स्ट, इसमें 9वें नंबर का पॉइंट देखिए, ये इसमें है अधगम की परिभाषाएं। तो दोस्तों इसमें क्या है, आप लोग शिक्षण विधि को ऊपर ऊपर के पढ़ के चले जाते हैं, जबकि आजकल जो BSTC का एग्ज़ाम हो रहा है वह थोड़ा ना एक हटके क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें 12वीं करके जो बच्चा जाता है उसको तो हवा ही नहीं लगती है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं इसमें, क्योंकि उसने शिक्षण अभिरुचि पढ़ी भी नहीं है। और दूसरी बात, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहे हैं वो थोड़ा ना एक हटके बनाते हैं, यानी उनका स्टैंडर्ड ने थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनाते हैं। वो लगभग प्री एग्ज़ाम में जो पूछते हैं ना, प्री रीट एग्ज़ाम में, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करके जानी है जो पेपर कहीं से भी कैसा भी पूछे। इसलिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा मतलब प्री जो रीट STC होता है उसके लेवल से थोड़ा ऊंचा पढ़ा रहा हूँ, जो आपको परेशानी ना हो। इसलिए चलिए तो अधगम की परिभाषाएं की तरफ चलते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है BSTC के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्री रीट में क्वेश्चन आते हैं ना इस लेवल के। कई बार तो जो किताब हैं बुक उनका नाम पूछ लिए गए हैं, जो मनोविज्ञान की पुस्तकें हैं उनका नाम भी पूछे गए हैं। इसलिए थोड़ा आपको उन्हें हट के तैयारी करनी है। चलिए अधगम की परिभाषाएं। तो अधगम के बारे में परिभाषा सबसे पहले एक गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने दी है। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधगम है। यानी आप किसी दूसरे के व्यवहार को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर ले तो वही अधगम है, यह कहा है गिलफोर्ड ने। चलो मैं आपको ऐसे याद कराता हूँ। गिलफोर्ड का मतलब गाल पे फोड़। यह एक लड़का है, इसने क्या किया, इस लड़के ने, एक लड़का इसके सामने खड़ा था, उसके एक गाल पे फोड़ दिया, यानी गाल पे थप्पड़ मारा। इसने इसके गाल पे थप्पड़ मारा। ये दूसरा लड़का है, इसने भी इसके व्यवहार को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, क्योंकि इसको भी गुस्सा आ गया तो दूसरे वाले लड़के ने इसके गाल पे थप्पड़ मारा, गिल पे फोड़ दिया। यानी इसने तो इसके गिल पे फोड़ा, गाल पे फोड़ा, और इसने इसके गाल पे फोड़ा। तो इसलिए व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यानी इस पहले वाले लड़के का व्यवहार ठीक नहीं था, इसके व्यवहार को देखकर दूसरे वाले लड़के ने भी अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। इसलिए ऐसे आपको याद रखना है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो पहले लड़के ने गाल पे फोड़ा, इसलिए दूसरे लड़के ने भी उसके गाल पे फोड़ दिया, व्यवहार को देखकर व्यवहार बदल लिया। इस प्रकार आपको गिलफोर्ड की परिभाषा याद करनी है। दोस्तों ये 3 या 4 परिभाषाएं हैं जो मोस्ट हैं, इन्हीं में से लगभग यदि परिभाषा पूछी तो इन्हीं में से आएगी। चलिए नेक्स्ट परिभाषा, अगली परिभाषा है स्कैनर की।
स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन ही अधगम है। तो देखिए इसमें आ रहा है व्यवहार में उत्तरोत्तर, यानी उत्तर और उत्तर, आप बताइए कौन करते हैं, उत्तर और प्रश्न, प्रश्न और उत्तर कौन करते हैं, नर। तो इसमें आ रहा है स्किनर में नर। यदि उत्तरोत्तर आए, दोस्तों ये फिक्स वर्ड होते हैं, ये परिभाषा को कितना भी बदल ले, पर ये वर्ड हैं जैसे व्यवहार के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ऊपर वाली परिभाषा इसमें है उत्तरोत्तर, इसमें नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाएं, इसमें ज्ञान, आदत एवं वृत्तियाँ, वो इन वर्णों को नहीं बदल पाएगा। परिभाषा में ये वर्ड फिक्स हैं, परिभाषा कहीं से भी कैसे भी आए ये वर्ड जरूर आएंगे। तो आपको इन कीवर्ड हैं, इनको ही पकड़ना है। यदि उत्तरोत्तर यानी उत्तर और प्रश्न कौन करता है, नर, तो ये परिभाषा हो जाएगी इसके नर की। अब आगे देखिए बुड़वर्थ। बुड़वर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही अधगम है, यानी हम नया ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को सीखते हैं उसे ही अधगम कहते हैं। इसको देखिए, इसमें दो बार बा आ रहा है, बा, तो इसको आप बुड़वर्थ बाबा कहेंगे। मैं जहाँ पर भी बुड़वर्थ का नाम लूँगा तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए बुड़वर्थ बाबा। तो बुड़वर्थ बाबा ने क्या कहा है कि नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही अधगम है। देखिए वैसे भी हम नया ज्ञान और प्रतिक्रियाएं किससे सीखते हैं, बाबा से। तो हम नया ज्ञान और प्रतिक्रियाएं कौन से सीखते हैं, बाबा से। तो इसका आंसर हो जाएगा बुड़वर्थ। और सीखना विकास की प्रक्रिया है। बुड़वर्थ ने एक परिभाषा और दी थी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, और हम जो भी सीखते हैं अपने बाबा से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगली परिभाषा है क्रॉन्ड-क्रो की। क्रॉन्ड-क्रो ने कहा है नया ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति का अर्जन ही अधगम है। अब देखिए क्रॉन्ड-क्रो का मतलब ये दो कोए हैं, आपको याद रखना है। दो कोए ने तीन बात बताई, दो कोए ने आज तीन बात बताई, दो कोए ने आज तीन बात बताई। तो ए से हो जाएगा आदत, और दूसरे ए से हो जाएगा अभिवृत्तियाँ, और जे से हो जाएगा जान यानी ज्ञान। तो दो कोए ने अधगम के लिए तीन बात बताई आज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगली परिभाषा है गेट्स की। गेट्स ने कहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधगम है। ये परिभाषा है गेट्स की, ये लास्ट परिभाषा है। देखिए इसको याद करने का तरीका, अनुभव और प्रशिक्षण, हम अनुभव और प्रशिक्षण लेने कहाँ जाते हैं, विद्यालय में। और विद्यालय में एक होता है बड़ा गेट। अनुभव और प्रशिक्षण लेने हम कहाँ जाते हैं, विद्यालय में, और विद्यालय में प्रवेश कहाँ से करते हैं, गेट से। तो इसलिए ये परिभाषा भी गेट की है, इसमें गेट है। देखिए यदि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधगम है, ये परिभाषा पूछे तो ये हो जाएगी गेट्स की। चलिए नेक्स्ट बिंदु की तरफ, इसमें 10वां बिंदु है अधगम की विशेषताएं, यानी अधगम की क्या क्या विशेषताएं आपसे इसमें सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, अधगम एक प्रक्रिया है, यानी अधगम एक प्रक्रिया है। अधगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अधगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। यदि आपसे ऐसे पूछे अधगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है तो वह गलत हो जाएगा। अधगम व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन को ही अधगम कहते हैं, तो ये सही है। अधगम सदैव अर्जित होते हैं, अधगम को हम अर्जित करते हैं, यानी अधगम का अर्थ होता है सीखना। हम अधगम सदैव अर्जित करते हैं, यानी हम जो भी कुछ सीखते हैं वो उसे हम एक दूसरे से ग्रहण करते हैं, किसी न किसी के माध्यम से सीखते हैं। यानी जन्म लेने के बाद अधगम सीखा जाता है वातावरण से या एक दूसरे के द्वारा अंतःक्रिया से। चलिए नेक्स्ट, अधगम सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक होता है।
अधगम सभी जगह पर हो सकता है और किसी भी टाइम पर हो सकता है, इसलिए अधगम सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक होता है। अधगम के परिणाम आते हैं। अधगम जो हमने सीखा है उसके कुछ ना कुछ परिणाम दिखते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अधगम हुआ है। इसलिए अधगम एक उत्पादन है, यानी अधगम के परिणाम आते हैं, इसलिए अधगम एक उत्पादन है। अनअधगम भी अधगम का भाग है। यह मोस्ट लाइन है। अनअधगम यानी आपने कुछ सीखने के लिए कोशिश की है पर आप सीख नहीं पाए, तो वह भी अधगम हुआ है, क्योंकि आपने कुछ अनुभव प्राप्त तो किया होगा। हो सकता है आप जैसे सीखना चाहते थे वह नहीं सीख पाए, परंतु आपने कुछ ना कुछ तो उसमें सीखा होगा। आपने उसमें से कुछ अनुभव तो किया होगा, इसलिए अनअधगम भी अधगम है। नेक्स्ट, अधगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधगम के द्वारा हम अनेक प्रकार की आदतें निर्माण कर सकते हैं, इसलिए अधगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधगम अनुभवों का संगठन है। अधगम अनुभवों का संगठन है, यह बात बिल्कुल सही है। आपने जो पुराने अनुभवों को इकट्ठा किया है, पुराने अनुभवों के द्वारा जो कुछ भी सीखा है उसे अधगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, नोट। यह नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है, परिपक्वता और बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन अधगम नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट आप पूछते हैं, आपको पूछेगा क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा अधगम नहीं है, तो उसमें लाइन दी आएगी, परिपक्वता के कारण आने वाला परिवर्तन अधगम है, तो वह लाइन उसमें गलत हो जाएगी, क्योंकि परिपक्वता और बीमारी के कारण व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को अधगम नहीं माना जाता है। क्योंकि बीमारी के कारण और परिपक्वता के कारण आने वाले परिवर्तन अस्थायी होते हैं। क्योंकि बीमारी, आज आपको बीमारी है, कल सही हो गए तो वह अधगम नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार में अधगम के लिए स्थायी परिवर्तन होने चाहिए, अस्थायी नहीं। चलिए नेक्स्ट, अधगम की अवस्थाएं। अधगम की अवस्थाएं, अधगम की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है प्रारंभिक अवस्था, यानी सीखने की। अधगम का अर्थ होता है सीखना। सीखने की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो प्रारंभिक अवस्था, एक मध्य अवस्था, एक अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था सीखने की प्रारंभिक अवस्था होती है जब बच्चा सीखना प्रारंभ करता है, तो वह अत्यंत ऊर्जावान होता है तथा ज़्यादा सीखता है। आपने देखा होगा, जैसे आपकी कठिन कठिन सब्जेक्ट मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो इनके जो पीरियड्स होते हैं, जो इनको पढ़ाते हैं, सबसे पहले पढ़ाया जाता है। क्योंकि बच्चा जब सुबह सुबह पढ़ने जाता है तो वह ऊर्जावान होता है, ऊर्जा होती है उसके अंदर, स्फूर्ति होती है और वह ज़्यादा सीखता है, इसलिए उन्हें सबसे पहले पढ़ाया जाता है। वह प्रारंभिक अवस्था होती है। एक होती है मध्य अवस्था, जब बच्चा सीखने के दौरान आलस और थकान का महसूस करने लगता है और मंद गति से सीखता है, ये होती है मध्य अवस्था। जैसे आपके 2-3 कालांश हो गए, उसके बाद में रेस्ट होती है ना, उससे लंच से लगभग पहले के जो अवस्था होती है उसे ही मध्य अवस्था मान सकते हैं आप। क्योंकि जब बच्चा कुछ थकान महसूस करने लगता है, आलस आने लगता है तो वह मंद गति से सीखता है। एक होती है अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था सीखने के दौरान एक ऐसा समय जब सीखना लगभग बंद हो जाता है, तो वह अधगम की अंतिम अवस्था होती है। यानी आपने देखा होगा, जब आपको छुट्टी होने वाली होती है, मान के चलिए आप 7 बजे स्कूल आए और 2 बजे आपकी छुट्टी हो गई, तो लगभग 1 बजे के लगभग यह अवस्था बनने लगती है, सीखने की अंतिम अवस्था। जब विद्यार्थी लगभग सीखना बंद कर देता है तो उसे अधगम की अंतिम अवस्था कहा जाता है। तो अधगम की ये 3 अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 12 नंबर,
अधगम पठार। आपसे ये सीधा पूछा जा सकता है कि अधगम पठार किसे कहते हैं। अधगम अधगम का मतलब होता है सीखना, और पठार का मतलब होता है बाधा, यानी सीखने में जो आपको बाधा आए उसे ही अधगम पठार कहते हैं। देखिए, सीखने के दौरान कोई भी रुकावट या बाधा महसूस करना ही अधगम पठार है। चलिए नेक्स्ट, अधगम पठार बनने के कारण, यानी सीखने में जो बाधा आती हैं वो क्यों आती हैं, अधगम पठार क्यों बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधगम पठार बनने के कारण, बालक की सीखने की इच्छा ना हो, यानी यदि कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहता है तो उसमें अधगम पठार बन सकता है, यानी सीखने में बाधाएं आ सकती हैं। यदि किसी बच्चा की इच्छा नहीं है तो बाधाएं आएंगी। दूसरा है थकान होना, हो सकता है कोई अधगम करता, यानी जो छात्र पढ़ रहा है वह थका हुआ है। यदि कोई थका हुआ है तो वह बाधा का महसूस करेगा, इसलिए अधगम पठार बन सकता है। विषय वस्तु की प्रकृति, हो सकता है आप जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं वो है कठिन हो, बच्चा के समझ में नहीं आ रही हो, तो विषय वस्तु की प्रकृति के कारण ही अधगम पठार बन सकते हैं। अगला है शिक्षण विधि सही ना होना, हो सकता है आप छात्र को जिस शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं वह बालक के समझ में नहीं आ रही है, तो उस कारण भी अधगम पठार बन सकते हैं। अगला हो जाएगा बिंदु का अचानक परिवर्तन, इस कारण भी अधगम पठार बन सकते हैं। जैसे आप पढ़ा रहे हैं कोई, मान के चलिए आप कोई सरल टॉपिक पढ़ा रहे हैं और अचानक से आप बिना बताए बच्चों को और मैथ पढ़ाने लगें या फिर कोई कठिन टॉपिक पढ़ाने लगें, तो बच्चा उसे समझ नहीं पाएगा और उसके मध्य अधगम का पठार बन जाएगा, यानी सीखने में उसको बाधाएं आने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 13, अधगम वक्र। यह है अधगम वक्र। देखिए, अधगम के वैसे 4 वक्र होते हैं, परंतु आरपीएससी इन वक्रों को 3 मानती है। आरपीएससी जो ये लास्ट का 4थे नंबर का सरल रेखीय वक्र है, इसको नहीं मानती है। यदि आपसे पूछा जाए, नॉर्मली पूछे आपसे कि अधगम वक्र कितने होते हैं, तो आपको 4 ही सही करना है। उसमें केवल आरपीएससी ने एक बार इनको 3 माना था, एक बार एग्जाम में आया था। चलिए चलते हैं। पहला वक्र इसमें है सकारात्मक, धनात्मक या नतोदर। पहला वक्र होता है सकारात्मक वक्र। देखिए, यह सकारात्मक वक्र लगभग इस प्रकार का होता है, ऐसे। यहाँ पर आएगा सीखने का समय, और यहाँ पर आएगा सीखने की मात्रा। यह इस प्रकार से सकारात्मक वक्र बनता है। इसे नतोदर भी कहते हैं। आप नतोदर और उन्नतोदर में कंफ्यूज होंगे, ये इन नामों से भी पूछे जाते हैं। इनमें से मैं आप उन्नतोदर को याद कराऊंगा और बचा कुचा उसके अलावा दूसरा वाला हो जाएगा। देखिए, सकारात्मक में क्या होता है, इसमें प्रारंभ में मंद गति से सीखता है बच्चा। यहाँ देखिए, प्रारंभ में मंद गति से सीखता है, बाद में सीखने की गति बढ़ती जाती है। इसे सकारात्मक या धनात्मक या नतोदर वक्र कहा जाता है। दूसरा, चलिए नेक्स्ट, इसमें दूसरा हो जाएगा नकारात्मक या उन्नतोत्तर वक्र। इसमें वही ऐसे यहाँ पर आ जाएगा सीखने का समय, और यहाँ आ जाएगा सीखने की मात्रा। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से वक्र बनता है। इसमें बालक प्रारंभ में मंद गति से, इसमें बालक प्रारंभ में तीव्र गति से सीखता है। देखिए ऐसे, इसमें बालक प्रारंभ में तीव्र गति से सीखता है और फिर बाद में कम होता जाता है ऐसे।
इसे बोलते हैं नकारात्मक, यानी नकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है। वह पहले तीव्र गति से सीखता है, फिर बाद में कम 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 और कम होता जाता है। इसको उन्नतोत्तर वक्र भी कहते हैं। अब देखिए, इसे मैं याद कराता हूँ आपको। उन और उत्तर, ये हो गया उन्नतोत्तर। उन का मतलब होता है कम। आपने गिनती में सुना होगा 39। उनका मतलब एक कम और 40 यानी 40 में। 39 को कहते हैं 39, यानी 40 से एक कम। 29, 30 से एक कम 29, ऐसे। 49, 49 यानी 50 से एक कम 49। तो उनका मतलब होता है कम। तो उनोत्तर का मतलब हो जाएगा कम होना। तो ये वक्र उनोत्तर का मतलब नकारात्मक वक्र। चलिए नेक्स्ट, तीसरा वक्र। ये वही हो जाएगा, सीखने का समय यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और सीखने की मात्रा। इसमें क्या होता है, इसमें यह वक्र जो तीसरा नंबर का है, इसे एस आकार वक्र या यू आकार वक्र या मिश्रित वक्र कहते हैं। इसमें ये इस प्रकार का बनता है। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो ये यू आकार का भी हो गया, और यहाँ से देखें तो ये एस आकार भी हो जाएगा। और यह मिश्रित वक्र इसलिए कहते हैं, इसमें सीखने की मात्रा और समय बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए इसे मिश्रित या यू आकार या एस आकार वक्र कहा जाता है। इसमें लास्ट चौथे नंबर का वक्र हो जाएगा वो है सीखने का समय और सीखने की मात्रा। इसमें सरल रेखीय वक्र ये सीधा इस प्रकार होता है, ऐसे इस प्रकार होता है। जब बालक सदैव एक समान उन्नति से सीखता है तो यह सरल रेखीय वक्र बनता है इस प्रकार। प्राय ये संभव नहीं होते हैं, यानी सरल रेखीय वक्र प्राय संभव नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि बालक शुरू से और लास्ट तक एक ही गति से सीखे। हो सकता है बच्चा कहीं ज़्यादा सीख रहा है, कहीं कम सीख रहा है, या फिर पहले कम सीख रहा है, लास्ट में ज़्यादा सीख रहा है, ऐसे। पर यह संभव नहीं होता है कि बालक शुरू से और लास्ट तक एक ही गति से सीखे। इसलिए RBS जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, RPSC, वो इस वक्र को सही नहीं मानती है। वो मानते हैं कि वक्र 3 ही बनते हैं, अधगम वक्र। चलिए नेक्स्ट 15वां पॉइंट देखिए, अधगम अंतरण के सिद्धांत। अधगम अंतरण के सिद्धांत। दोस्तों, अंतरण का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी अधगम एक आदमी से दूसरे आदमी में किस प्रकार जाता है, या स्थानांतरण अधगम कैसे होता है, इसके सिद्धांत देखिए। पहला सिद्धांत हो जाएगा समरूप तत्व अधगम अंतरण। आपसे यह पूछा जा सकता है कि समरूप तत्व अधगम अंतरण किसने दिया, तो उसका सही आंसर होगा थर्नडाइक ने। अधगम में जो समरूप तत्व अधगम अंतरण का सिद्धांत है वो थर्नडाइक ने दिया है। ये कहते किसे हैं, देखिए, जब पहली व दूसरी परिस्थिति में यदि समान प्रकार के तत्व हों तो अधगम का अंतरण अधिकतम मात्रा में होता है, उसे समरूप तत्व अधगम अंतरण कहते हैं। देखिए, जब कोई पहली परिस्थिति है और दूसरी परिस्थिति, यदि इन दोनों के तत्व समान हों तो समरूप तत्व अधगम अंतरण कहते हैं इसे। जैसे गणित का ज्ञान लेने के बाद भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना। देखिए, गणित में और भौतिक विज्ञान में, इन दोनों में लगभग समान तत्व होते हैं। देखिए, मैथ में हम गणितीय संक्रियाओं को हल करते हैं, इसमें फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, और भौतिक विज्ञान में भी हम न्यूमेरिकल्स वगैरह हल करते हैं। गणितीय संक्रियाओं को भौतिक विज्ञान में भी करते हैं
और सूत्रों का उपयोग भी भौतिक विज्ञान में करते हैं, यानी गणित के और भौतिक विज्ञान के तत्व समान हैं, इसलिए इसे समरूप तत्व अधिगम अंतरण कहा जाएगा। और यह सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। चलिए नेक्स्ट, अगला है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स बुर्न ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत होता क्या है? देखिए, जैसे विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक को कहीं भी विज्ञान पढ़ाने भेजा जाए तो वह पढ़ा लेगा, क्योंकि उसके व्यवहार में सामान्यीकरण हो गया है। उसे मैथ पढ़ाने भेजा जाएगा तो वह नहीं पढ़ा पाएगा। देखिए, इसमें सामान्यीकरण के सिद्धांत में यही होता है कि हम एक चीज़ को बार बार करते हैं तो वह हमारे व्यवहार में सामान्य हो जाता है, यानी हम उस व्यवहार को कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, जैसे विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक को विज्ञान पढ़ाने कहीं पर भी भेजा जा सकता है, वो आसानी से पढ़ा लेगा। मान के चलिए विज्ञान का शिक्षक है, वो है 15 बच्चों की क्लास पढ़ाता है, उसमें वह विज्ञान पढ़ाता है, तो उस विज्ञान वाले टीचर को आप 100 बच्चों की क्लास में भेज देंगे तो वह आसानी से पढ़ा लेगा, क्योंकि उसके व्यवहार में वो सामान्यीकरण है, वो विज्ञान को जानता है अच्छे से, विज्ञान वो कहीं पर भी पढ़ा सकता है। यदि आप उसी विज्ञान के टीचर को आप ला के क्लास में खड़ा कर दें और कहें सर आप इन्हें मैथ पढ़ाइए, तो वह नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसके व्यवहार में वो सामान्य बात नहीं है, उसने सामान्यीकरण नहीं हुआ है मैथ का। इसलिए सामान्यीकरण का सिद्धांत इसे ही कहते हैं, और यह सिद्धांत चार्ल्स बुर्न ने दिया था। चलिए नेक्स्ट, अधिगम अंतरण के प्रकार, यानी अधिगम अंतरण। अंतरण का मतलब आपको याद रखना है, अंतरण कहते हैं स्थानांतरण। तो अधिगम अंतरण के प्रकार, यानी अधिगम एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है तो वह किस प्रकार जाता है, स्थानांतरण, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए, इसमें सकारात्मक या धनात्मक अंतरण, यानी पहला होगा इसमें सकारात्मक या धनात्मक अंतरण। जब पुराना अनुभव नए ज्ञान को सीखने में मदद करे तो उसे सकारात्मक या धनात्मक अंतरण कहते हैं, यानी सकारात्मक स्थानांतरण हुआ है। जैसे साइकिल चलाना सीखने पर मोटरसाइकिल चलाना सीखना। मान के चलिए आपको पहले साइकिल चलाना आता है, आपने साइकिल चलाना पहले सीख लिया है, उसके बाद आप मोटरसाइकिल चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपने जो पहले सीखा था साइकिल चलाने, वह ज्ञान, वह अनुभव आपको मोटरसाइकिल चलाने में लाभदायक सिद्ध हो रहा है, तो उसे कहेंगे धनात्मक अंतरण। यदि आपको पहला वाला ज्ञान दूसरे वाले चीज़ को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसे कहेंगे नकारात्मक। और यदि पहला वाला ज्ञान दूसरे वाले ज्ञान को बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है तो उसे कहेंगे शून्य अंतरण। तो देखिए, ये हो जाएगा सकारात्मक, क्योंकि जो साइकिल चलाना हम पहले से जानते हैं और अब मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं तो वह हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि हम पहले से इनमें कई चीज़ों को जानते हैं कि इसमें हैंडल होता है और ब्रेक क्लच ऐसे होते हैं, ब्रेक लगा के हमें साइकिल को रोकते हैं, ऐसे ही मोटरसाइकिल को भी ब्रेक के द्वारा हाथ में जो ब्रेक होती हैं उनसे रोका जाता है। तो वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है पहले वाला सीखा ज्ञान, इसलिए ये धनात्मक अंतरण कहलाता है। दूसरा देखिए, नकारात्मक अंतरण। जब पुराना अनुभव नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, यानी जो आपने पहले कुछ सीख रखा है वो है नए सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसे नकारात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे भारतीय कर नहीं है ये कार, भारतीय कार चलाने पर अमेरिका में कार चलाना। देखिए, आप यहाँ पर आपको पता है हमारे यहाँ सीधे हाथ पर हैंडल होता है गाड़ियों में और गियर भी अलग होते हैं, तो हम मान के चलिए हम भारत की कार चला सकते हैं, भारत की कार चलाना हमें आता है और हम अमेरिका में गए और हमें यदि अमेरिका में कार चलाने का मौका मिले तो हमें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ हैंडल होता है और अमेरिका वगैरह अन्य देशों में खैरे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ हैंडल होता है। तो हमें
अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी हमने जो भारत में कार चलाना सीखा है वह हमारे लिए बाधा का काम कर रहा है। अमेरिका में जब हम कार चला रहे हैं तो वह बाधा का काम कर रहा है, इसलिए वह हमारे लिए नकारात्मक अंतरण हो गया। यानी पहले वाला सीखा ज्ञान हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, नकारात्मक है वो हमारे लिए, तो इसलिए इसे नकारात्मक अंतरण कहते हैं। और अगला हो जाएगा इसमें तीसरे नंबर का शून्य अंतरण। शून्य अंतरण यानी पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्रभावित ना करे। यानी हमने जो पहले कुछ भी सीखा है और अब हम जो सीख रहे हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही हैं, तो उसे कहेंगे शून्य अंतरण। जैसे रहीम के दोहा याद करने के बाद कबीर के दोहा याद करना। अब देखिए, रहीम के दोहा अलग चीज़ हो गई, कबीर के दोहा अलग चीज़ हो गई। ये एक दूसरे को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। यदि आपने पहले मान के चलिए रहीम के दोहा याद कर रखे हैं और आज जब तुम कबीर के दोहा याद कर रहे हैं तो एक दूसरे को बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, इसलिए ये हो जाएगा शून्य अंतरण। चलिए नेक्स्ट, एक होता है द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण, शरीर के एक हिस्से को प्रशिक्षण देने पर दूसरा हिस्सा भी स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, तो उसे कहेंगे द्विपार्श्वीय अंतरण। यानी द्विपार्श्व यानी दोनों हिस्से सीख जाए। जैसे दायां हाथ से खाना खाने वाला व्यक्ति बाएं हाथ से भी खाना खा ले। देखिए, आप मान के चलिए आप सीधे हाथ से या राइट हैंड से खाना खाते हैं। यदि आपके हाथ में कोई भी चोट लग गई और उस पर प्लास्टर वगैरह चढ़ा दिया गया, तो आप ऐसा नहीं है कि खैरे हाथ से नहीं खा पाएंगे, आप दूसरे लेफ्ट हैंड से भी खाना खा सकते हैं। तो इसे कहते हैं द्विपार्श्व अंतरण। यानी दूसरे हाथ ने स्वतः ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। चलिए नेक्स्ट, एक होता है लंबवत अंतरण या ऊर्ध्वाधर अंतरण। एक के बाद एक अधगम इसी दिशा में होते हैं, यानी लंबवत या ऊर्ध्वाधर इसे कहते हैं। मान के चलिए, मतलब एक ही दिशा में टॉपिक वही होगा, उसी दिशा में अंतरण होगा। इस प्रकार से जैसे गणित में सबसे पहले संख्या ज्ञान, फिर जोड़ घटा गुणा भाग, इस प्रकार मतलब इस क्रम में आप अंतरण कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो वह लंबवत अंतरण या ऊर्ध्वाधर अंतरण होगा। यानी देखिए, ये सब्जेक्ट तो एक गणित ही है, गणित में ही आप सीख रहे हैं। पहले आपने संख्या ज्ञान सीखी, फिर आपने जोड़ सीख लिए, फिर घटा सीख लिए, फिर भाग सीख लिए। यानी सब्जेक्ट यदि एक ही है और उसमें आप सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वह होता है लंबवत या ऊर्ध्वाधर अधगम अंतरण। और दूसरा होता है, देखिए, क्षैतिज अंतरण। लंबवत वाले में तो एक ही सब्जेक्ट होती है उसमें, और क्षैतिज अंतरण होता है इसमें, मान के चलिए जैसे ये इसे बोलते हैं क्षैतिज। पहले सीखे ज्ञान व नवीन ज्ञान की प्रकृति समान होना। यानी इसमें सब्जेक्ट अलग अलग होंगे और उनकी प्रकृति एक जैसी होगी। जैसे ये देखिए, मैथ है, ये है भौतिक विज्ञान। मैथ में और भौतिक विज्ञान में दोनों में तत्व समान होते हैं। मैथ में भी हम गणितीय संक्रियाओं को हल करते हैं, फॉर्मूलों का उपयोग करते हैं, ऐसे ही भौतिक विज्ञान में भी गणित संक्रियाओं को हल करते हैं, फॉर्मूलों के द्वारा न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं। तो यह क्षैतिज अंतरण है। यानी जो आपने गणित सीख रखी है वो है आपको भौतिक विज्ञान सीखने में मदद करेगी, इसलिए ये क्षैतिज अंतरण हो गया। यानी गणित आपके लिए भौतिक विज्ञान सिखाने में मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बिंदु नंबर 17, अधगम को प्रभावित करने वाले कारक। यानी आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको प्रभावित कौन कौन करता है। अधगम का अर्थ होता है सीखना, सीखने को प्रभावित कौन कौन करते हैं। पहला, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान सीखने को प्रभावित करता है। यदि आपने पहले कुछ सीख रखा है और फिर आप उसे दोबारा कुछ सीख रहे हैं तो वह आपको फायदेमंद होगा, वो आपको सकारात्मक होगा आपके लिए। तो पूर्व ज्ञान अधगम को प्रभावित करता है। दूसरा है वातावरण। आप जैसे माहौल में रह रहे हैं
वह वातावरण भी आपको प्रभावित करता है। वातावरण जैसे घर परिवार, आपके और पास माहौल कैसा है, वह अधिगम को प्रभावित करता है। यदि आपके और पास माहौल अच्छा है तो आप ज़्यादा सीखेंगे, और आपके और पास माहौल ख़राब है तो आप कम सीखेंगे। अगला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो आप ज़्यादा सीखते हैं, स्वास्थ्य खराब है तो आप कम सीखते हैं, क्योंकि आपको पता है बीमारी जब होती है तो ध्यान पढ़ाई लिखाई पर कम होता है, तो आप कम सीखते हैं उस टाइम। मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप सीखोगे तो पर बहुत कम सीखोगे, सीखने की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी प्रेरणा। यदि आपको किसी से प्रेरित हैं आप, और आपके मन में इच्छा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये सीखना है, आप अभिप्रेरित हैं, तो आप जल्दी ही सीख जाएंगे उस चीज़ को। इसलिए अभिप्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है इसमें आयु। सीखने को प्रभावित आयु भी करती है, क्योंकि मान के चलिए एक छोटा बच्चा है जिसकी एज अभी 6 वर्ष है, आप उसे मैथ पढ़ाने लग जाएं तो वह नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उस बच्चा की कैपेसिटी इतनी है नहीं, वह नहीं सीख पाएगा, वो अभी परिपक्व इतना हुआ नहीं है। इसलिए आयु का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। और आप मैथ को जो छोटे मोटे जो आप क्वेश्चन हैं उनको बड़ी क्लास के बच्चे को, जिसकी आयु ज़्यादा है, उसको करवाएंगे तो वो उनको हल कर देगा। तो इस प्रकार आयु का प्रभाव भी अधिगम पर पड़ता है। नेक्स्ट है मित्र। यानी आपके जो मित्र हैं, आपकी मित्र मंडली है, वो भी सीखने को प्रभावित करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। यदि आपके मित्र सारे पढ़ने वाले हैं तो आप अवश्य ही उनको प्रेरित होकर उनसे सीखेंगे। इसलिए मित्र मंडली अच्छी बनाएं, ये बहुत आवश्यक होती है। यदि आपके मित्र खराब हैं तो आप भी उनकी तरह ही व्यवहार करने लगोगे। अगला है इसमें शिक्षक का व्यवहार। यानी आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसका व्यवहार कैसा है, यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। यदि किसी टीचर का व्यवहार अच्छा है तो बच्चे भी उससे लगाव रखते हैं और उनसे ज़्यादा सीखते हैं। अगला है शिक्षण विधियाँ। यदि टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसे पढ़ाने की विधि अच्छी नहीं है या समझाने का तरीका अच्छा नहीं है तो आप कम सीखते हैं। और यदि अधिगम कराने वाले टीचर की शिक्षण विधियाँ अच्छी हैं, वह सरल तरीक़ा से हर चीज़ को पढ़ाना जानता है, तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। इसलिए शिक्षण विधियाँ प्रभावित करती हैं अधिगम को। अगला है सीखने की रुचि। यदि किसी बच्चा में सीखने की रुचि कम है तो वह बच्चा कम सीखता है, और सीखने में रुचि ज़्यादा है, बच्चा चाहता है कि मैं इसे सीखूंगा पढ़ूंगा, तो वह ज़्यादा सीखता है। इस प्रकार ये सभी कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें और रह गया एक लिंग और एक थकान। लिंग भी सीखने को प्रभावित करता है। आपको ऐसा लगेगा कि लिंग का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, सीखने पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि मान के चलिए आप लड़का हैं, आप किसी लड़के को रसोई का काम सिखाएं कि बेटा ऐसे ऐसे खाना बनाते हैं, ये होता है ऐसे, तो वह लड़का इतनी आसानी से नहीं सीख पाएगा। लड़के को सीखने में बहुत सारी कठिनाई होंगी। और यदि आप रसोई का काम किसी लड़की को सिखाएं तो लड़की सीख जाएगी, लड़की जल्दी सीख जाएगी। तो इस प्रकार लिंग का प्रभाव भी अधिगम पर पड़ता है। आपको ये विशेष याद रखना है कि लिंग का प्रभाव भी अधिगम पर पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें थकान। यदि कोई थका हुआ है, उसे हम सिखाने का प्रयास करें तो वह सीखेगा तो परंतु बहुत कम मात्रा में सीखेगा। इसलिए थकान का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, इसमें नोट देखिए, वंशक्रम और जाति अधिगम को प्रभावित नहीं करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि वंशक्रम यानी आपने किस वंश में जन्म लिया है और आपकी जाति क्या है, ये अधिगम को प्रभावित नहीं करते हैं।
कोई सी भी जाति का, किसी भी वंश का व्यक्ति सीख सकता है। इसलिए ये सब चीज़ें वंश और जाति अधगम को प्रभावित नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अधगम की विधियाँ। अधगम की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो अधगम की ये 3 विधियाँ हैं। पहली विराम और अविराम सीखना, दूसरा पूर्ण सीखना व अंश सीखना, तीसरा साभिप्राय सीखना व प्रासंगिक सीखना। तो इसमें पहले को देखिए, विराम सीखना। विराम सीखना होता है मतलब रुक रुक के सीखना। जब कोई बालक कोई विषय वस्तु को रुक रुक के सीखता है, धीरे धीरे सीखता है, तो उसे कहते हैं विराम सीखना। विराम सीखना मंदबुद्धि बालकों के लिए अच्छा माना जाता है। बच्चा इसमें जैसे पढ़ता है, फिर रुकता है, फिर सीखता है, ऐसे रुक रुक के सीखता है, उसे विराम सीखना कहते हैं। अविराम सीखना मतलब बिना रुके लगातार सीखना। ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनके लिए अधिक आवश्यक होता है। प्रतिभाशाली बालक इसमें रुचि लेते हैं। अविराम सीखना, वो प्रतिभाशाली बालक चाहता है कि जो भी चीज़ है मैं उसे एक बार में बिना रुके सीख जाऊं, तो वह पूरी विषय वस्तु को एक साथ सीखना चाहता है, उसे कहते हैं अविराम सीखना। अगला है पूर्ण सीखना। जब कोई विषय वस्तु बड़ी है, विषय वस्तु कोई बड़ी है, तो प्रतिभाशाली बालक चाहता है कि मैं इसे पूर्ण रूप से एक ही बार में सीख लूं। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए पूर्ण सीखना अच्छा रहता है। और मंदबुद्धि बालक हैं और विषय वस्तु बड़ी है, तो वह अंश सीखना ज़्यादा पसंद करता है। यानी अपने पाठ्यक्रम को हिस्सों में बांटकर टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना अधिक पसंद करता है, और वह उसी प्रकार से ज़्यादा सीखता है। तो पूर्ण सीखना और अविराम सीखना दोनों प्रतिभाशाली बालकों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगला है साभिप्राय सीखना। यानी साभिप्राय सीखने का मतलब होता है उद्देश्य के साथ सीखना, और प्रासंगिक सीखना होता है अकस्मात सीखना। ये है सीखने की यानी अधगम की विधियाँ। चलिए नेक्स्ट, सीखने के प्रकार। सीखने के प्रकार, तो डेविड आशुबेल के अनुसार सीखने के 4 प्रकार बताए हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डेविड आशुबेल के अनुसार सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, तो इसने 4 प्रकार बताए हैं। पहला रटंत सीखना, दूसरा अन्वेषण सीखना, तीसरा अभिग्रहण सीखना, और चौथा अर्थ ग्रहण या साभिप्राय सीखना। देखिए, रटंत सीखना, इसमें बालक विषय वस्तु को डायरेक्ट रट लेता है, इसमें रट के सीखता है बच्चा, तो यह बेकार सीखना होता है। दूसरा होता है अन्वेषण सीखना, यानी दी गई विषय वस्तु के अलावा खुद के विचारों को जोड़कर सीखता है, उसे कहते हैं अन्वेषण सीखना। यानी विषय वस्तु में जो दिया है उसके अलावा खुद के अपने के विचारों को भी जोड़ के बच्चा सीखता है, उसे कहते हैं अन्वेषण सीखना। अगला होता है इसमें तीसरा अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना, अभिग्रहण सीखना में होता है बच्चा वैसा का वैसा सीखता है, मतलब समझ कर वैसा का वैसा सीखना। वैसा का वैसा, जैसी विषय वस्तु है, जैसी विषय वस्तु लिखी हुई है, बच्चा उसको वैसा का वैसा ही सीखता है और समझ के उसे याद करता है, उसे कहते हैं अभिग्रहण सीखना। नेक्स्ट है इसमें चौथे नंबर का अर्थ ग्रहण या साभिप्राय सीखना। मतलब किसी भी विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करके सीखता है बच्चा, इसे कहते हैं अर्थ ग्रहण या साभिप्राय सीखना। नोट, इसको आप याद रखना है कि सीखने का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा है। तो सीखने का अर्थ ग्रहण या साभिप्राय सीखना सबसे अच्छा माना जाता है। ये कई बार रीट में पूछा हुआ है कि कौन सा सीखना सर्वोत्तम है, जबकि आपको ऐसा लगेगा कि अन्वेषण यानी बच्चा खुद खोज करके सीख रहा है ये अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। अर्थ ग्रहण करके साभिप्राय सीखना
ये सबसे अच्छा सीखने का प्रकार माना जाता है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डेविड आशुबेल के अनुसार सबसे अच्छा सीखना कौन सा माना जाता है, तो इसमें हो जाएगा अर्थग्रहण या स्वाभिप्राय सीखना। तो दोस्तों, आज का यह अधगम टॉपिक था। इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट और आएगा, उसमें मैं अधगम के सिद्धांतों को बताऊंगा, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत किसने दिया। एक वीडियो में वो सिद्धांत पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में 1 या 2 वीडियो में इसके क्वेश्चन करा देंगे, उसमें लगभग ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको एसटीसी के लेवल से थोड़ा हट के ऊपर कराया है। इस लेवल से ऊपर आपको नहीं पूछा जाएगा एसटीसी में। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।